हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सैयद नवेद। जैसा कि आपको पता है एमडीकेट रिकंडक्ट होने वाला है और हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। इसके लिए कुछ एमसीक्यूज पास्ट पेपर से मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट दी ग्राम ऑफ H2O। मतलब हमसे मास पूछ रहे हैं H2O का। formed when 8 ग्राम of CH4 burns in excess of oxygen। तो सबसे पहले तो मैं समझ गया हूं कि मुझे मास देकर मास पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये मास मास रिलेशनशिप है फ्रॉम स्टोइचोमेट्री। और हमें पता है कि स्टोइचोमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं। बर्न करना है किसे? CH4 को। मैंने लिया CH4। बर्न करने से मुराद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमें पता। मुझे कैसे पता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सिंपल ये कि जब भी कभी हाइड्रोकार्बन की कंबशन होती है, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, इथीन हो, उनकी कंबशन पर हमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलते हैं। सही है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लगा लेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। और क्योंकि मैं आपको एमडिकेट करवा रहा हूं, तो यहां पर हम फौरन से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। एफएससी तो नहीं है ना ये कि मैं डिटेल में जाऊं कि स्टोइचोमेट्री क्या है और मास मास क्या है वगैरह। डायरेक्ट हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं CH4 की इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल है, 1 मोल से मुराद कितना हो जाएगा? ये मोलर मास कितना होगा इसका? 16 ग्राम। करेक्ट। और साथ में हमारे पास है क्या? हमसे कह रहे हैं कि वाटर। तो वाटर H2O, एक मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है, एक मोल का जो मोलर मास है, वो कितना होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास 18 ग्राम। दो का कितना हो गया? 36 ग्राम। सही है। मास कितना दिया हुआ है हमें? 8 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है हमें? 8 ग्राम। तो 16 का हाफ क्या होगा? करेक्ट। 16 का हाफ क्या होगा? 8। तो इसका मतलब 16 का हाफ क्या है? तो 36 का भी हाफ कर दीजिए। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 18 ग्राम। ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं है। तो इसका मतलब ये कि यहां पर रेट जो है वो बराबर होगा रेट कांस्टेंट के। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसे हम पावर 0 ले लेते हैं। 0 पावर से मुराद 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर डीएम क्यूब सेकंड। तो यही यूनिट किसकी हो जाएगी? फिर के की हो जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड। अब इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, मोल डीएम क्यूब को मैं ऊपर ले आऊं, क्या हो जाएगा? -3। और सेकंड क्या हो जाएगा? सिंपल में से एस लिख देता हूं, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एच। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो बताइए। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। और अर्ग सेकंड में क्या हो जाता है? -27। बट यहां पर सारे जूल सेकंड में है, तो मैं देखूंगा कौन सी वैल्यू हमारे लिए सही है। 6.625 माइनस ये रहा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। अब इसके लिए दो बातें हमें पता होनी चाहिए। या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए 5s तक, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, यहां तक आप याद कर लो। वरना एक और हल होता है, हम n+l वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? n+l वैल्यू। जिसकी n+l वैल्यू कम है वो न्यूक्लियस से करीब होगा, उसकी एनर्जी लो होगी। करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं n की, तो n यहां पर है 3 प्लस d के लिए l क्या होता है? 2। तो वैल्यू क्या आ गई? 5। p वाले केस में 2p वाले केस में 2 प्लस p के लिए वैल्यू क्या होती है? 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ओके, 3p में क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है? 3 + 0 = 3 हो जाएगा। हुआ क्या यहां पर? हुआ ये कि d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, p के लिए होती है 1, s के लिए होती है 0, f के लिए होती है 3।
अब यहां पर मैं देखूंगा सबसे छोटी वैल्यू जिसकी है वो न्यूक्लियस से करीब होगा और उसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। अब यहां पर छोटी वैल्यू तो दो आ रही है, एक आ रही है हमारे लिए 2p के लिए और एक आ रही है 3s के लिए। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास n प्लस एल वैल्यू दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल की सेम आ जाए, तो सेम आने पर हम क्या करते हैं, वो वाला ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसे हम पहले लिख देते हैं, मतलब 2p ज्यादा करीब होगा एज कंपेयर टू 3s। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है ये तो, कि एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तरफ मैं 1836 इलेक्ट्रॉन जमा करूं, एक तरफ मेरे पास सिर्फ क्या मौजूद हो, एक प्रोटॉन, तो इनका मास इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 1836 गुना कम होगा, कम होगा किसके मुकाबले, प्रोटॉन के मुकाबले। तो मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमें पता है ना, बॉयल्स लॉ में तो हमें पता है कि वैसे अगर मैं गैस लॉ की बात करता हूं, मैं चार्ल्स में, बॉयल्स में, वोगाड्रोस की बात करता हूं, यहां पर सिर्फ चार चीजें आपको देखने मिलती हैं। एक होता है वी, पी, टी और एन। जब भी कभी हम किसी दो के दरमियान रिलेशन बनाते हैं, लेट्स सपोज अगर मुझे वी और पी के दरमियान रिलेशन बताना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। सही है। अगर मुझे V और T के दरमियान रिलेशन बताना है तो प्रेशर और मोल कांस्टेंट हो जाएंगे। और अगर मुझे वॉल्यूम और मोल के दरमियान रिलेशन बताना है तो फिर बाकी टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में हम किसके दरमियान रिलेशन बताते हैं, हम बताते हैं वॉल्यूम और प्रेशर। तो इसका मतलब दो चीजें कांस्टेंट हो गई, मास कांस्टेंट हो गया, मतलब मोल कांस्टेंट हो गए, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सर्टेड प्रेशर। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। दिस इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, तो अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करूं, मैं एसटीपी की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। हाँ, प्रेशर 1 atm होता है, 760 टॉर होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। सही है। इसी तरह 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही पास्कल भी तो है। इसी तरह 14.7 psi 1.013 बार के बराबर। तो वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब 0 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात तो हम समझ लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमने डिस्कस कर रखी है पिछले लेक्चर्स के अंदर, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा, हमने डायपोल डायपोल को पढ़ा, हमने डिस्पर्जन फोर्स को पढ़ा। सही है। तो ये जो फोर्सेस है ना, अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं तो हमने सीखा है कि डिस्पर्जन फोर्स तो हर तरह के मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट हो जाती है किसमें, नॉन पोलर में। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर में सिर्फ वही होता है, तो जाहिर है वही सिग्निफिकेंटली हमें ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इन मॉलिक्यूल की बात करूं तो इन मॉलिक्यूल में भी कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, एक फोर्स तो जरूरी है, कौन सी, डिस्पर्जन तो होगी भाई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ डायपोल डायपोल भी होगी। लेकिन क्योंकि पॉलर मॉलिक्यूल है ना, लेकिन H2O के केस में, H2O के केस में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज स्ट्रॉन्गर देन मच स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्सेस, और अच्छी खासी स्ट्रॉन्गर होती है किसके मुकाबले, डायपोल डायपोल। तो इसका मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो किसमें है, H2O। क्यों, क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल भी है, डिस्पर्जन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ओके, पॉलीमॉर्फ हैव सेम। पॉलीमॉर्फ क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज मैं कहता हूं CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्साइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये एरोगेनाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है।
सही। तो इस तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस जो कि केमिकली सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। मतलब एक ही सब्सटेंस का मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना, सब्सटेंस कह रहा हूं मैं, ठीक है, कंपाउंड कह रहा हूं, कंपाउंड कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एलिमेंट का होगा तो फिर वो तो एलोट्रॉपी हो जाएगी ना। तो अगर कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे, जैसे कि NaCl भी होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ऑक्टाहेड्रल और गालिबन NaCl, और कैल्साइट की बात करूं, ठीक है, क्यूबिक भी होता है NaCl और ऑक्टाहेड्रल भी होता है। तो इसी तरह CaCO3 सब्सटेंस एक ही है, एक ही सब्सटेंस है, बट इसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं कहूंगा दे आर पॉलीमॉर्फ ऑफ ईच अदर। तो पॉलीमॉर्फ नेचर से ये भी क्या होगा CaCO3, ये भी क्या होगा CaCO3, बस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, मतलब केमिकली दोनों सेम है, तो मैं कहूंगा पॉलीमॉर्फ हैव सेम केमिकल। हाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एक्ट एज अ बफर। बफर क्या है? बफर इस तरह के सोल्यूशन होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं इट्स पीएच चेंज। इस तरह का सोल्यूशन जो कि अपनी पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और अपॉन डाइल्यूशन। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन, ठीक है। बफर सोल्यूशन बनता है कैसे? दो बातें मेरी समझ लीजिएगा, बनता है कैसे। जनरली हम क्या करते हैं, वीक एसिड को मिला देते हैं सॉल्ट ऑफ इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एक तरीका तो ये है बना लेने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? ये एसिडिक बफर, बेसिक बफर कैसे बनाऊंगा? मैं वीक बेस को लूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं इसी बेस का एक सॉल्ट बनाऊंगा, इट्स सॉल्ट विद किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। और फिर इनका मिक्सचर क्या कहलाएगा? और फिर इनका मिक्सचर क्या कहलाएगा? वीक एसिड विद सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर मैं वीक बेस ले रहा हूं तो उसी वीक बेस का सॉल्ट बनाऊंगा मैं किसके साथ? किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। और फिर इनका मिक्सचर क्या कहलाएगा? बेसिक बफर कहलाएगा। तो यहां पर मैं देखता हूं NaOH वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HNO3 वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड लेना है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक ही ऑप्शन बचा HNO2। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड जो है ना वो वीक एसिड है। नाइट्रस एसिड क्या है? वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड है और उसके साथ NO2 सॉल्ट है, इसी का NaOH के साथ। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो बफर है। कौन सा बफर है? ये एसिडिक बफर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7। K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो चलिए पता लगाते हैं हम। दो हैं K, दो हैं Cr और 7 है O इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या होगा फर्स्ट ए ग्रुप का? तो +1 प्लस Cr तो मालूम करना है, ऑक्सीजन -2 सिक्स ए ग्रुप का है इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +2 Cr माइनस का 14 इक्वल टू 0। Cr निकालना है तो -14 उधर जाकर प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14, ठीक है। और उसके बाद प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वल के दूसरी तरफ यहां आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? प्लस का 12 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 6। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली रिएक्टिव। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कहां पाए जाते हैं? कौन से वो मेटल हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? कौन से वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो जवाब है अल्कली मेटल। कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव? कौन से मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव? अल्कली मेटल्स। क्यों? आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
एटॉमिक रेडियस काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन करने के लिए, फौरन से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर जो पोटेशियम होता है हमारे पास, हमारे पास जो सीजियम होता है, सीजियम, तो वो तो -100 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लिथियम जो है वो अल्कली मेटल से, तो जाहिर है यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कौन कौन होते हैं अल्कली मेटल में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। फ्रेंचियम वैसे रेडियो एक्टिव है। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग दैट हैज ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री, तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री के लिए एक्टिव सेट कितने होने चाहिए। बात समझिएगा जरा, एक्टिव सेट कितने होने चाहिए? 4 एक्टिव सेट होने चाहिए। इन 4 एक्टिव सेट में से जो हमारे पास बॉन्ड पेयर होने चाहिए वो 3 होने चाहिए, और लोन पेयर कितना होना चाहिए? 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अब मैं देखता हूं, स्टार्ट करते हैं NH3 से। बोथ ऑफ देम और ऑल ऑफ देम का ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, जाहिर है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है। 3 हाइड्रोजन अगर मैं जोड़ भी दूं तो 5th ग्रुप का मेंबर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 बॉन्ड बनाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया। अब यहां पर क्या दिख रहा है मुझे? 1 बॉन्ड पेयर, 2, 3, चेक। 1 लोन पेयर, चेक। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिड। और एंगल कितना होगा? 107 डिग्री। सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम Cr is 24. करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr is? क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताइए। तो सिंपल सी बात समझिएगा जरा, अगर हमारे पास s में 2 है और n-1 d में 4 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ns2 n-1 d 9 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं? s का 1 इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर देते हैं और इसे हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं ns1 n-1 d, ये 5 हो जाएगा, और 9 वाला क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सवाल ये क्यों? क्योंकि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें ये बात सिखाती है कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जनरेट होती है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं लेट सपोज मेरे पास डी में, तो ये ना ही फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है। क्यों? क्योंकि डी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10। हाफ कितना होगा? 5। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन एस से मैं डाल दूं, एस हाफ फील्ड हो गया, एस तो अभी भी स्टेबल है, लेकिन डी पहले पार्शियली फील्ड था, अब हाफ फील्ड हो गया तो डी वाला भी स्टेबल हो गया। तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्रोमियम के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। ये 2 के लिए, वैसे और भी एलिमेंट्स हैं बट आप फिलहाल 2 याद रखना, क्रोमियम 24 और कॉपर 29, ये आपने याद रखना है। सही है, तो क्रोमियम की बारी है, तो क्रोमियम को हम कर लेते हैं Cr with atomic number 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d 4 और फिर 4s2। अच्छा, d मैंने पहले लिख दिया, s को बाद में लिख दिया, क्योंकि d ब्लॉक एलिमेंट में हम ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो s से निकलेगा, d से नहीं निकलेगा। ये सिर्फ d के लिए है। अगर d के आगे कुछ होता है, जैसे कि लेट सपोज p आ जाता, तो मैं इन्हें रिप्लेस नहीं करता, 4s पहले लिखता। और अब मुझे पता है d में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। s में कितने हैं? 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करूंगा और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d 5 और 4s 1। तो कहाँ है भाई? अच्छा, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन है। काउंट कीजिएगा जरा इसे, 2, 4 और कितने हो गए ये? ओके, एक यहाँ से 3p मिसिंग है, 3p ऐड करता हूं यहाँ पर। ओके, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आ जाएगा 4s2। 4s2 को बाद में कर दिया क्योंकि डी ब्लॉक है। तो अब जरा इन इलेक्ट्रॉन को आप काउंट तो कीजिए, कितने हो रहे हैं? 2 और 4,
10, 12 और 18। और आपको पता है 18 किसका एटॉमिक नंबर है? 18 है हमारे पास आर्गन का। किसका है? आर्गन का। तो मैं इस पूरे को हटाकर यहाँ पर AR लिख दूंगा, आर्गन। और आर्गन के बाद क्या है? 3D5 और 4s1। 3D5 4s1 वेयर ये रहा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HBr को ऐड करना है। देखो HBr डबल बॉन्ड का तो एक रिश्ता सा बना हुआ है, और मार्कोनिव्स रूल में हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पर मार्कोनिव्स रूल लगाना है। और अगर नहीं समझे तो कैसे समझना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन की बात नहीं है। मैंने कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसमें मुझे ऐड करवाना है HBr को। अब मैं तो समझ गया, आप कैसे समझोगे? आप कैसे समझोगे? समझिएगा जरा। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्या कहा मैंने? अनसिमेट्रिकल, या मैं कहूं नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्या है? कैसे पता करूं क्या है वो? चलो पता करता है। अगर मैं देखूं कार्बन को, तो जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, मैं उसे हाईलाइट करता हूं। एक ये कार्बन है जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, एक इसने। अब मैं देखूंगा कि अगर इनके पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, अगर इनमें हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल में मार्कोनिव्स रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो एक कार्बन जो कि डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं और इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है? ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ओके, चेक। अगली बात भी सुनेंगे जरा, जल्दबाजी नहीं, अगली बात भी सुनेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करूं तो मार्कोनिव्स रूल काम करेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां पर लेट सपोज HBr की जगह में Br2 ऐड करता, मार्कोनिव्स रूल अप्लाई नहीं होता। मैं H2 ऐड करता, मार्कोनिव्स रूल अप्लाई नहीं होता। तो मार्कोनिव्स रूल अप्लाई होने के लिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। और उसमें एडिशन करवाना है हमें किसे? अनसिमेट्रिकल। फिर अब मार्कोनिव्स रूल क्या कहता है, जरा बात समझिएगा। वो कहता है रिच गेट रिचर। क्या कहता है? रिच गेट रिचर। जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी को दे दो, अमीर को और अमीर बना दो। तो सिंपल सी बात क्या है? H+Br-। अब आप देखो ज्यादा किसके पास है? ज्यादा किसके पास है? CH2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन किसे दे दो? ज्यादा वाले को। और डबल बॉन्ड तोड़कर कम वाले के साथ क्या लगा दो? रिच गेट रिचर। करेक्ट। अब यहां पर क्या मामला है हमारे पास? प्रोडक्ट क्या बनेगा? जरा मैं प्रिडिक्ट कर दूं प्रोडक्ट को अपने। ये CH2 से क्या बनेगा? CH3 बनेगा। CH पर Br अटैच हो जाएगा, सही हो गया। उसके बाद CH2 ऐसे ही रहा, CH3 ऐसे ही रहा, मतलब दूसरे कार्बन पर Br आ जाएगा, दूसरे कार्बन पर Br आ जाएगा, ये रहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बात समझ आई होगी आपके। लेकिन 2-क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है ये? तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तुक्के से ना थोड़ा बचना है हमें, ठीक है? तुक्के से थोड़ा सा बचना है हमें। ओके, ओके। पहले तो वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये कि रिकंडक्ट की जो डेट है, वो अपडेट हम आपको कर देंगे साथ साथ। और दूसरा ये कि रिकंडक्ट जो हमारे पास एक बंडल है मकसद की ऐप पर, वो भी अवेलेबल है। साथ साथ हम आपको वक्तन वक्तन हम आपको अपडेट करते जाएंगे कि टेस्ट कब है और क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है? सारी अपडेट्स आपको मकसद के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। बट ये मेक श्योर करें आप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो और बेल आइकन भी दबा लो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम जो अपडेट्स आपको दे रहे हैं वो आप तक फौरन से पहुंच जाए। तो सारी चीजें आपको A to Z एमडीकेट से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप बस साथ हमारे बने रहें। जब तक कि एमडीकेट हो नहीं जाता, मकसद आपके साथ खड़ा है। और कोशिश हमारी यही है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे मेडिकल कॉलेज तक हम आपको पहुंचा दें इंशाल्लाह। ओके, तो 2-क्लोरोब्यूटेन
बिलोंग्स टू। अभी जो 2-क्लोरोब्यूटेन है ना, मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल सी बात करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं उल्टी चाल चलूंगा, ठीक है, उल्टी चाल चलेंगे हम, कैसे, ब्यूटेन लास्ट से शुरू करेंगे, ब्यूटेन से मेरा 4 कार्बन बनाऊंगा मैं, बना लिया। फिर क्या करना है, क्लोरो मतलब क्लोरीन लगाना है, कहां पर, 2 पर, तो 1 2 2 पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, बाकी वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से फिलअप कर लिया। सही हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि क्लोरीन किस कार्बन पे लगा है, क्लोरीन इस कार्बन पे लगा है भाई, तो अब मैं देखूंगा ये कार्बन कौन सा, अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी है तो टर्शरी अल्काइल है। तो यहां पर अगर मैं देखूं CH को, तो ये जो CH है हमारे पास, ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, ये क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन है। अब सेकेंडरी कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो बेसिक एक रिएक्शन है हमारे पास, कहाँ पर है ये आपको चैप्टर नंबर 9 सिंध की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो हमारे पास, ये आपको वहां भी मिल जाएगा चैप्टर नंबर 8 में, अल्काइल हैलाइड, जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हैं, जहां पर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक बनाते हो, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो थोड़ा सा हमने मेमोराइज भी किया हुआ है चीज़ों को, कैसे, किताबें पढ़ के। तो किताब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बात ये समझ आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये आ गया हमारे पास, ये आ गया फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किसके साथ, CH3 MgI। तो आपको पता है, पार्शली प्लस पार्शली माइनस, पार्शली माइनस पार्शली प्लस, माइनस प्लस के साथ, माइनस प्लस के साथ। तो पहले तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह का, कि OMgI हो जाएगा, H अपनी जगह पर रहा और ये CH3 इसके साथ अटैच हो गया। देन हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमें अपना प्रोडक्ट मिलता है। ये CH3 में पहले लिख रहा हूँ, ओके, ये CH3 में पहले लिख रहा हूँ, CH3, उसके बाद क्या है, CH2, यहाँ पर जो वाटर के अंदर मैं ऐसे लिख दूँ चलेगा, वाटर को मैं ऐसे लिख दूँ H और OH, चलेगा ना, H प्लस OH माइनस, तो Mg प्लस है और O माइनस है, तो ये H प्लस इस Mg प्लस को रिप्लेस करके इसे OH बनाएगा और ये MgI इस OH के साथ कंबाइन होगा। तो O के साथ इस H को लगाने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा OH, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा MgOHI। बट ये क्या बना हमारे पास, ये बना प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पता प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उस पर फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा देने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड तो बताइए, तो बता देते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल काम है, वैसे तो हमें पता है 12 होते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सही है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, H यहाँ H यहाँ। अच्छा, और भी बातें मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जरूरी तो नहीं है ना कि ये MCQs आए, इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो मैं और भी बातें आपको बताऊंगा। तो एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन टू कार्बन, सही है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी तो सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ से कुछ बातें मैं और ऐड करूंगा, 12 सिग्मा के साथ यहाँ 3 पाई बॉन्ड भी होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, तो इन टोटल 12 और 3 कितने हो जाएंगे, बेंजीन के अंदर 15 बॉन्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन तमाम एंगल 120 डिग्री होते हैं, नॉट सेल्सियस, 120 डिग्री। और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की, वो कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, और इसे 1.40 भी लिखता है। बाज़ जगहों पर आपको ये 1.40 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों करेक्ट है। अब सवाल है कि दोनों आ जाए तो फिर क्या करें, नहीं दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, या तो दोनों आएंगे तो फिर बोथ का ऑप्शन भी गिवन होगा, एक आएगा कोई भी आप उसे मार्क करोगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 12। पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड
पिक्रिक एसिड क्या होता है? ठीक है, OH लगाया मैंने, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, इसे प्रिपेयर भी करते हैं ना सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, तो जहां पर OH लगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हमारे पास 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है। मैं लिखूंगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन रिंग पर OH क्या हो गया, ये ट्राई नाइट्रो, करेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस डैश इक्वल टू टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बनाने ग्रिग्नार्ड से, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। CH3 Mg, थोड़ा से छोटा करके लिख देते हैं ताकि पूरी इक्वेशन आ जाए। CH3 MgI, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ कीटोन के साथ सॉरी। CH3 मैं एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, दिस इज कीटोन। तो होगा क्या, वही पार्शली माइनस पार्शली प्लस, दिस इज पार्शली प्लस और कार्बन पार्शली माइनस, तो प्लस माइनस को जोड़ देंगे हम, क्या बनेगा हमारे पास, हमें मिलेगा CH3 OMgI, OMgI। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 तो था ही, एक ये वाला CH3 भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब दिस इज इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट, तो क्या करवाएंगे हम, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। मैं आपको आसानी से याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये प्लस इस वाले Mg प्लस को रिप्लेस करेगा और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। CH3, ये OH हो गया, CH3 मतलब दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो अगर मैं कीटोन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तो अब मैं कुछ आपको बातें यहाँ बता देता हूं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होगा तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी और एल्डिहाइड से हो, किसी और एल्डिहाइड से, किसी और एल्डिहाइड से मुराद अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या बनेगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये चीजें ना याद करने वाली हैं, चीजें याद रखने वाली हैं, सही है, टाइम बचेगा। जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखकर पता लगाया, तो ये बातें याद होंगी, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। और कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर, कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, ये बातें आपने याद रखनी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर MCQ से रिलेटेड और कुछ बातें हैं जो आपके काम आ सकती हैं तो उसे भी मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर। A 20 ग्राम मोनोएटॉमिक गैस ऑक्युपाई 44.8 dm³ एट STP। STP तो देखिए सिंपल सी बात है ना, STP पर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम STP पर कितना होता है 22.4। तो अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे मोल चाहिए, अच्छा मुझे कैसे पता मोल चाहिए, मुझे कैसे पता, तो याद रखिएगा अगर मोलर मास निकालना है, लिखा हुआ है ना व्हाट इज द मोलर मास, मोलर मास निकालना है तो मोल की जरूरत तो हमें पड़ेगी, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोल निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है मुझे 44.8, 44.8 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो आंसर आ गया 2 मोल। अब मैं दोबारा मोल का फॉर्मूला लगाऊंगा लेकिन मोलर मास वाला लगाऊंगा। मैं लिखूंगा मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, निकालना क्या है मुझे, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का क्या फॉर्मूला बना, मोलर मास का क्या फॉर्मूला बना, मोलर मास मल्टीप्लाई में गया, मोल डिवाइड में आया, मतलब मास अपॉन मोल। मास कितना गिवन है क्वेश्चन में 20 ग्राम, मैं क्या करूंगा 20 ग्राम डिवाइड बाय मोल कितने निकाले मैंने, 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया मेरे पास 10, तो इसका मतलब मोलर मास क्या होगा 10 ग्राम पर मोल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज गिवन बाय,
सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं कैसे, तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगर मैं सब शेल की बात करूं तो सब शेल में कौन आ जाते हैं, S P D F आ जाता है, सही। और अगर मैं सिर्फ शेल की बात करूं, मैं शेल की बात करता हूँ, ठीक है, शेल की बात। अगर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n², सही है। या फिर मैं कहूं सब शेल, या खैर फिलहाल इलेक्ट्रॉन पे ही रहता है, तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं शेल में तो क्या होगा, 2n²। और अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सब शेल में, सब शेल में, तो फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। मिसाल के तौर पर मैं मालूम करना चाहता हूं कि एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एल की वैल्यू मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस के लिए क्या होती है, मैं लिखता हूं ना यहाँ पर। एस के लिए क्या होती है 0, पी के लिए क्या होती है 1 होती है, डी के लिए क्या होती है 2 होती है, और एफ के लिए 3 होती है। तो मैं सिंपल एल की वैल्यू पुट करूंगा, मैं मालूम करना चाहता हूँ एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैं क्या करूंगा, 2 × 2 एल की जगह क्या रखूंगा, 0+1, तो 2 0 0+1, अंदर आंसर क्या आया 1 = 2। इसका मतलब एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे ही मैं पी और डी और एफ भी निकाल सकता हूं, तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन बी। A monoatomic substance can store energy in the form of, तो दो बातें करूंगा मैं यहां से आपसे, दो बातें करूंगा। अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक जो गैसेस होती है ना, उनके अंदर सिर्फ एक ही मोशन होती है, वो होती है ट्रांसलेटरी। एक ही मोशन करेंगे, ये कौन से करेंगे, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। तो इनमें एनर्जी भी कैसे स्टोर होगी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से। तो ये तो हो गया, ओके, मोनोएटॉमिक की बात हो रही थी। बट अगर मैं डायटॉमिक की बात करूं या मैं पॉलीएटॉमिक की बात करूं, पॉलीएटॉमिक, तो यहां पर तीनों तरह की मोशन पाई जाएगी। वो ट्रांसलेटरी भी करेंगे, वो रोटेटरी भी करेंगे, वो वाइब्रेटरी भी करेंगे। तो ये सारी मोशन होगी, तो इस सारी एनर्जी को वो क्या करेंगे, स्टोर। ठीक है। इफ यू वांट raise the temperature of 1 mole of ideal gas by 1 Kelvin, we have to provide how much amount of energy। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, हम कहेंगे आर। इस आर की डेफिनेशन क्या, हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में होता है ना, हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। तो दिस इज द जनरल गैस कांस्टेंट। ये क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 0.0821 atm डॉट dm³ पर मोल डॉट कैल्विन, सही, 0.082। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कि एक मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज वो 1 डिग्री पर है, गैस के मॉलिक्यूल है। मैं चाहता हूं इस गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से कहां ले आऊं, 2 डिग्री। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं दूंगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, आर। तो 1 डिग्री, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आर। What is the trend of melting boiling point of the short period as we move from, अच्छा शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पीरियड की बात हो रही है। तो उसमें होता क्या है कि पहले तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, और फिर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। मतलब ये मतलब ये कि पीरियड में पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और देन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, क्यों होगा इंक्रीज, क्यों होगा डिक्रीज, इस पर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आपको केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और लेक्चर है एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, उनमें आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। व्हाट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर गिवन अबव, नहीं बिलो, ओके, नीचे गिवन, ठीक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहां पर, अगर कॉर्नर है मतलब कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन के यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इसका मतलब ये तो हो गया भाई ईथर। जनरल फॉर्मूले याद है ना हमें, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर वगैरह वगैरह, तो आपको याद है तो
अच्छी बात है, ये मसला आप आराम से हल करोगे। दूसरा ये कि कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी पर OH है, तो ये कार्बोक्सिलिक हो गया, दिस इज कार्बोक्सिलिक। कि अगर कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी पर OH है तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। तो दो फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहे हैं बेंजीन रिंग पर, एक है हमारे पास ईथर और दूसरा कौन है, कार्बोक्सिलिक। ओके, organic compound X and Y both can react with sodium metal to evolve hydrogen gas. Okay, X and Y if react with each other form an organic compound Z which give fruity smell, which give fruity। तो स्टार्ट में जो बातें हैं हमें अब उन्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक हिंट हमें दे दिया ना, हिंट हम समझने मतलब समझने वाले लोग हैं ना हम, तो हमें तो पता है कि जितने कंपाउंड गिवन है यहाँ पर ऑप्शन में, उनमें से फ्रूटी स्मेल कौन देगा, वो होगा ईस्टर। ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी। इसका मतलब ये कि कंपाउंड जेड जो कि फ्रूटी स्मेल दे रहा है वो स्टार्ट के दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब मुझे डिसाइड करना है वो ऑप्शन सी होगा या डी होगा, क्योंकि जेड तो कंफर्म हो गया ना, मुझे ईस्टर है। अब हमसे कह रहे हैं कि जब ये कंपाउंड एक्स और वाई रिएक्ट करते हैं तो जेड बनता है। तो ईस्टर किससे बनेगा, जब मैं अल्कोहल को लूंगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर CH3, मैं इथाइल अल्कोहल ले लेता हूं, C2H5OH प्लस, एसिटिक एसिड ले लेता हूं मैं, CH3COOH। रिवर्सिबल रिएक्शन से ये क्या बनाकर देगा, ये हमें बनाकर देगा CH3COO C2H5 इथाइल एसिटेट प्लस वाटर। तो दिस इज ईस्टर कंपाउंड जेड। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सारी बातें मेरे समझ आ गई कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड जेड बनेगा जिसकी फ्रूटी स्मेल होगी। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। Identification test for functional group of organic compound are associated with specific observations. Tollens reagent is ammonical silver nitrate solution, which is used for the identification of functional group with an observation of O and identify X and O. Okay, okay. हमसे कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट है, फिर बताते हैं टॉलरेंस रिएजेंट क्या है। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जर्वेशन क्या आता है। मतलब कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स सपोज एक्स फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जब एक्स की प्रेजेंस होती है तो ओ ऑब्जर्वेशन देता है। ऑब्जर्वेशन हमें बताना है, तो हमें पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान, एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। तो एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड मौजूद है तो फिर वो क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बना लेता है, क्योंकि सिल्वर रिड्यूस हो जाता है ना, सिल्वर मिरर। तो इसका मतलब कंपाउंड होगा एक्स, कंपाउंड होगा एक्स जो कि एल्डिहाइड होगा, और ओ ऑब्जर्वेशन क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। Which of the following reagent is used to distinguish between this is CHO। CHO का मतलब हम समझ गए हैं, CHO is the functional group of aldehyde। ठीक है, एंड इस कंपाउंड को देखिए जरा, CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसका मतलब कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन है, तो दिस इज कीटोन। सही है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान कौन डिस्टिंग्विश टेस्ट करेगा, अभी पिछले एमसीक्यूज में ही बताया हमने, टॉलरेंस रिएजेंट। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, और पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड इज, देखिए सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ज्यादा अच्छा एसिड होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर अच्छा एसिड होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है, RCOOH। तो कहाँ है RCOOH, फिनॉल वाटर अल्कोहल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। सेलेक्ट द रिएजेंट फॉर X, दिस इज कंपाउंड
और दिस इज रीजन। ओके, द चॉइस फॉर द कन्वर्जन। ओके, मुझे कन्वर्ट करना है, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज अल्कोहल। मैं इसे बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। दिस इज, यहाँ CH2 होना चाहिए, CH2। ओके, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कीटोन में, CH3 CO CH2 और फिर CH3। ओके, मुझे इस कंपाउंड में चेंज करना है इसे। तो अल्कोहल से अगर मुझे जाना है, अल्कोहल से मुझे जाना है किसमें, कीटोन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। क्या करवानी है मुझे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद H2SO4। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एसिडिफाइड K2Cr2O7 का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। हमें पता है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, इन सब पर ही डिपेंड करती है। सही है, तो ये एक मेमोराइज करने वाला सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है। कीप इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स, विच ऑर्डर इज करेक्ट। कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन मुझे पता है, अगर मैं सेकंड पीरियड लिखूं तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड पीरियड कुछ इस तरह का आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका मतलब हुआ कि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, फ्लोरीन का साइज छोटा होना चाहिए। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है ना, तो फ्लोरीन का साइज छोटा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा होना चाहिए, गलत हो गया। उसके बाद लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम का साइज छोटा होना चाहिए क्योंकि बेरिलियम पीरियड में बाद में आ रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। एन और सी को देखते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा किसके मुकाबले, कार्बन के मुकाबले, अक्रॉस द पीरियड में हम बात कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। अब क्लोरीन, आर्गन, इसका मतलब ये कौन सा पीरियड लिखा हुआ है हमारे आगे, ये थर्ड है। तो थर्ड लिखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर आर्गन। अब वैसे तो यूं होना चाहिए हमारे पास, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ अक्रॉस दी पीरियड, बट यहाँ पर नोबेल गैसेस जो होते हैं ना, नोबेल गैस के केस में हम कोवलेंट रेडियाई को, आयनिक रेडियाई को तो कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इनके केस में हम वेंडर वॉल रेडियस को हम अकाउंट में लाते हैं। और वेंडर वॉल जो हमारे पास सबसे बड़ा साइज ना मेटालिक रेडियस होता है, फिर वेंडर वॉल आ जाता है। सही है, तो अगर मैं वेंडर वॉल की बात करूं तो वेंडर वॉल रेडियस बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आर्गन का जो साइज होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा किसके, क्लोरीन के मुकाबले। ठीक, तो ये वाला करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, इस तरह के हमारे पास केमिकल स्पीशीज जिनके पास तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम। तो फिर मैं उसे क्या कहूंगा, मैं उसे कहूंगा डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक जो है ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह लो। ओके, और इसी के अपोजिट काम करता है कौन, पैरामैग्नेटिक। सॉरी, डायमैग्नेटिक जो है हमारे पास वो पेयर्ड होगा और वो रिपेल होगा, ठीक है। सॉरी, तो रिपेल होगा ये कहां पर, रिपेल मैग्नेटिक फील्ड से। और इसके अपोजिट काम कौन करता है, पैरामैग्नेटिक। कौन काम करता है बेटा, पैरा। अब पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भले एक भी हो काम चल जाएगा, अनपेयर्ड है। और ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक कह लो। तो अब मुझे देखना है कि कौन है ऐसा जिसके पास तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा। तो हम कहते हैं जिंक। क्यों कहते हैं, जिंक एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d10। अब मुझे पता है d पर खत्म हुआ तो d को हम पहले लिख देंगे 3d10 और 4s2। अब Zn+2 है, Zn+2 से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। अब अगर मैं देखूं तमाम के तमाम d ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4, तो जितने भी हैं तमाम के तमाम पेयर्ड हालत में हैं। अब पेयर्ड हालत में हैं तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। Dehydration of alcohols with concentrated H2SO4 at high temperature, at high temperature। अभी जो MDK टेस्ट में आया था वो लो टेम्परेचर लिखा हुआ था, तो हाई टेम्परेचर वाला भी आया हुआ है, सही है। तो अगर मैं बात करूं हाई टेम्परेचर की, कितना हाई टेम्परेचर, तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो क्या बनता है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से बनता है अल्कीन। और अगर लो टेम्परेचर हो, अगर लो टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो बनता है ईथर। कितना लो, तकरीबन 140 के करीब, सही, ईथर बनता है। तो हमसे कह रहे हैं हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लिखा होगा तो ईथर, हाई टेम्परेचर लिखा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्कीन। हाई टेम्परेचर अल्कीन, लो टेम्परेचर ईथर। कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विल प्रोड्यूस्ड, कैटालाइटिक रिडक्शन करनी है हमें एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड की, तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। कैटालाइटिक रिडक्शन से मुराद मैं इसमें हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, हाइड्रोजन को जब ऐड करूंगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने से ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, दो में से एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, ये क्या बन गया, CH3। क्या बन गया ये, CH3, CH3। और इसका मतलब ये क्या बना, ये बना अल्कोहल, ये क्या बन गया, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, एक कार्बन है तो मीथाइल अल्कोहल। The order of reactivity of carbonium ion in SN1 reaction, SN1, अब देखें अगर SN1 है तो ये 2 स्टेप होगा, 2 स्टेप्स। और अगर लिखा हुआ होता, अगर लिखा हुआ होता SN2 तो SN2 का मतलब होता 1 स्टेप। और 2 स्टेप में से जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आयनाइजेशन का, ऐसे ही होता है ना आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन टर्शरी की ज्यादा अच्छे से हो जाती है ना, कार्बोकेटाइन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनियम आयन इन SN1, ठीक है, SN1 में ज्यादा अच्छे से रिएक्शन कौन करेगा, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, फोर SN1, SN2 होगा तो उलट कर देंगे हम, ठीक है। टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी और फिर उसके बाद प्राइमरी। और अगर SN2 कहेंगे तो उलट कर देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी। न्यूपेंटाइल क्लोराइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ अल्काइल हैलाइड, बना लेते हैं। न्यूपेंटाइल से मुराद एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस आ जाएंगे, दिस इज न्यूपेंटाइल। ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया न्यूपेंटाइल। न्यूपेंटाइल क्लोराइड, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम करके क्लोरीन लगा दूंगा। अब जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है उस पर फर्दर कितना अटैच है, सिर्फ एक ही अटैच है, क्योंकि बाकी जो कार्बन है वो इस पर अटैच नहीं है, वो इस पर अटैच है। तो अगर मैं जिस पर हेलोजन लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट से देखूं तो दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन, और ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 CO CH2 CHO, ओके। तो इसे बना लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2 CO CH2 और CHO से मुराद यहां पर एल्डिहाइड है। अब एक ही चेन में 2 आ गए, दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखिए। क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर भाई, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, फिर अमीन इथर्स वगैरह आ जाएंगे। बट हाँ ईस्टर भी है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर कार्बोक्सिलिक के बाद आएगा, बट मैं यहाँ पर जनरली बात कर रहा हूँ जो आमतौर पर हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब एल्डिहाइड यहाँ का फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन क्या हो गया, कीटोन बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, बात मेरी समझिएगा। एक गाड़ी है, उसमें लेट सपोज 4 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें ड्राइविंग आती है,
लेकिन ड्राइवर कौन होगा? जो जो चला रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 4 ड्राइवर हैं तो स्टीयरिंग वो आधी पकड़ेगा, आधी ये पकड़ेगा, ब्रेक कोई और लगा रहा है, एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे ड्राइवर। ऐसा नहीं होगा। चलाने वाला सिर्फ ड्राइवर होगा, बाकी को मैं पैसेंजर कंसीडर करूंगा। तो ऐसे ही अगर एक चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो ऐसा नहीं है मैं दोनों को फंक्शनल ग्रुप कह दूंगा, नहीं। 2 आ गए तो प्रायोरिटी चेक करूंगा कि ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? एल्डिहाइड की। जाहिर है गाड़ी चलाने उसे दूंगा जो ज्यादा अच्छी चलाता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड ऊपर है, इसका मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन सब्स्टिट्यूएंट है। जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं हम ऑक्सो, और फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स यूज करते हैं अल फॉर एल्डिहाइड। तो इसका मतलब नाम क्या होगा? नाम देखिएगा, काउंटिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 3 पर लगा हुआ है ऑक्सो। ठीक है, 3 पर क्या लगा हुआ है? ऑक्सो। मैं लिखूंगा 3 पर लगा हुआ है ऑक्सो। कितने कार्बन? एक 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का मतलब क्या हो गया? 3 ऑक्सो हेक्सेन, और आ गया सफिक्स अल, 3 ऑक्सो हेक्सेनल। कहाँ है ऑप्शन भाई? 3 ऑक्सो हेक्सेनल। ओके, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज, अच्छा SN1 जो है ना, SN2 सॉरी, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप से मुराद ये कि यहां पर हमारे पास जो Cl है, मतलब हेलोजन है, मैं एक्स लिख देता हूं सिंपल, इसकी मौजूदगी में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब क्योंकि हेलोजन तो यहाँ ऑलरेडी है तो न्यूक्लियोफाइल को कहां से अटैक करना पड़ेगा? रियर बैक साइड से, जिसकी वजह से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उलट हो जाएगी। मतलब पहले एक्स अबव द प्लेन था तो NU कहाँ आ जाएगा? बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो इसका मतलब SN2 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड की वो इन्वर्टेड हो जाती है, उलट हो जाती है। ओके ओके, तो यहाँ पर वो सारे MCQs जो आज के सेशन में मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, ताकि हम थोड़ा सा ना लूप में रहें, हम चीज़ों को करते रहें। ऐसी अभी और भी बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं जो कि आपको मज़ीद प्रिपेयर करेगा MDCAT रिकंडक्ट के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट